Recording in progress. Hello everyone. Good morning. नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शुरू किया था, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन रह गया। तो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। फोकस नहीं हो पा रहा है। क्या क्या फोकस नहीं हो पा रहा है कैमरा। फोकस नहीं हो पा रहा है, रुकिए कर देते हैं एक सेकंड। ठीक है, होपफुली अब नहीं होगा, कुछ इश्यू आए तो फिर बताइएगा। हाँ, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन शुरू किया था और उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो ऐसे हॉर्स शू शेप के मैग्नेट्स लेते हैं। मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ऊपर से देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, नॉर्थ और ये साउथ। इस तरह से इस शेप का मैग्नेट लेने का कारण होता है कि हम चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल फील्ड लाइंस हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल हो कुछ इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हो, ठीक है। इसमें बहुत एन नंबर ऑफ लूप हम लोग टर्न रखते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, इस तरह से, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। और तो इस पे एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है। मैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू होता है BINA, है ना, ये मैग्नेटिक टॉर्क लगता है। और जब ये मैग्नेटिक टॉर्क जो वायर है उसके रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है, मैग्नेटिक टॉर्क व्हेन इट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ द वायर दैट इज C थीटा, तो वायर रुक जाता है इसी पॉइंट पे, पॉइंटर रुक जाएगा जहां पे दोनों बैलेंस हो जाएंगे, पॉइंटर वहां रुक जाएगा और यहाँ पे ऊपर स्केल लगी रहती है, रीडिंग रहती है। अब जितना ज्यादा आप करंट, यहां से आप देख रहे होंगे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या बोलना चाहे तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा एंगल रोटेट होगा और यहाँ पे रीडिंग लिखी रहती है। तो मान लीजिए 0 है और ये 1 एम्पियर, एक समझाने के लिए देता हूं, 1 ये 2, तो 1 के लिए अगर 1 एम्पियर के लिए थीटा निकाल देंगे, उतने थीटा के सामने 1 एम्पियर लिख देंगे। 2 एम्पियर के लिए थीटा निकाल देंगे, उस उतने एंगल रोटेशन के आगे 2 लिख देंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप करंट रीड कर सकते हैं कितनी करंट फ्लो करेगी, है ना। तो ये बेसिक डिस्कशन था। इसके बाद बच्चों इसमें दो टर्म्स और इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये हम लोगों ने कल पिछली क्लास में देख लिया था। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बच्चों करंट सेंसिटिविटी। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी। अब जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप उस एग्जांपल को देख के बताइएगा कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक बच्चों गैल्वेनोमीटर G1 है, एक गैल्वेनोमीटर G2 है, ठीक है। देखा गया कि जब गैल्वेनोमीटर 1 में करंट पास की जाती है 1 एम्पियर, दोनों में 1 एम्पियर करंट पास की जाती है, ठीक है, दोनों में 1 एम्पियर पास किया जाता है। जब इसमें 1 एम्पियर पास करते हैं तो देखते हैं कि जो एंगल रोटेट कर रहा है वो 10 डिग्री है, और जब इसमें 1 एम्पियर पास करते हैं तो जो एंगल रोटेट करता है ये 20 डिग्री है। तो बच्चों आपको क्या लगता है कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा, किस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी? दोनों में 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, किसका? तो दूसरा वाला ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। कैसे बच्चे कुछ आइडिया देंगे? बिल्कुल सही है, दूसरे वाले करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपको कैसे पता चला करंट सेंसिटिविटी? सर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। उससे क्या बताएंगे? ये बिल्कुल सही है कि दूसरा वाला ज्यादा सेंसिटिव है, एकदम करेक्ट है। पर कैसे आप लोग को ये अंदाजा लग पाया कि ये दूसरा वाला गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन?
कैसे लगा आपको अंदाजा? ठीक, मैं बताता हूं बच्चों, देखिए करंट सेंसिटिविटी हम लोग डिफाइन करते हैं आई बाई थीटा, सॉरी करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं बच्चों हम लोग थीटा डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, ये कहलाता है करंट सेंसिटिविटी। सर ये पर इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये किस सेंस में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि इसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे? देखो बच्चों नाम से समझ में आ रहा होगा करंट सेंसिटिविटी के कि करंट सेंसिटिविटी जितना ज्यादा उसका मतलब है, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये ज्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब अगर इससे हम बहुत छोटी करंट भी पास करेंगे ना तब भी डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ये इसके कंपेरेटिवली इसकी सेंसिटिविटी कम है, मतलब इसको अगर आपको डिफ्लेक्शन देखना है तो ज्यादा करंट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा अच्छा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा, जो जितना ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा, वो उतनी कम करंट को डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो थीटा बाई आई ये करंट सेंसिटिविटी, तो जैसे इसमें देखिए इसका थीटा बाई आई का रेशियो निकालेंगे तो 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, इसमें निकालेंगे 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। तो जिसका थीटा बाई आई का वैल्यू ज्यादा होगा वो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। और तो इसको देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो पर यूनिट करंट जो कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो कम सेंसिटिव है, पर यूनिट करंट जो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो थीटा अपॉन आई को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो देखिए जरा इस वाले फॉर्मूले से थीटा अपॉन आई निकाल लीजिए बच्चों, थीटा अपॉन आई, तो थीटा अपॉन आई आएगा बैन अपॉन सी, है ना, बी एन ए अपॉन सी, ठीक है। तो बी ए एन अपॉन सी, ठीक है। तो ये आपका करंट सेंसिटिविटी होगा। तो सवालों में देखिए आपसे पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, बच्चों करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो बच्चों आप बता सकते हैं क्या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बढ़ेगी या घटेगी? करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। तो बढ़ेगी। अच्छा ये बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं आप? आपके सामने पूरा डायग्राम है, बताइए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर, बोलिए बोलिए। तो मैग्नेट्स, हाँ सही कह रहे हैं, मैग्नेट्स की पावर बढ़ा देंगे ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे तो फिर वो ज्यादा मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। एक सेकंड ना बच्चों, आज हाँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं? जो पोल्स हैं ये ज्यादा मैग्नेट, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले मैग्नेट्स यूज कर देंगे, बिल्कुल सही है। और बच्चों और बताइए थोड़ा सा देख के कैसे बढ़ा सकते हैं? तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, और बताइए बच्चों कैसे बढ़ा सकते हैं करंट सेंसिटिविटी को? सर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे। वेरी गुड, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे, एकदम सही है। और बताइए बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स इंक्रीज कर देंगे, और बताइए। बिल्कुल सामने डेफिनेशन, सब कुछ सामने है बच्चों। आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, ये बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, ये बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, अच्छा एरिया क्या है बच्चों? ये व्हाट इज ए? कोई बताना चाहेगा बच्चों ए क्या है? ये एरिया वायर का क्रॉस सेक्शन। वायर का क्रॉस सेक्शन, ओके मैं समझाता हूं। देखिए बच्चों ये आपका सिलेंडर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस सिलेंडर में ना आप वायर रैप कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसमें वायर रैप कर रहे हैं। कैसे वायर रैप कर रहे हैं मैं दिखाता हूं आपको। ऐसे वायर गया, ठीक है, ये ऊपर से ऐसा गया, ठीक है, और फिर ये दूसरे साइड से, इस साइड से नीचे आया, ठीक है। तो मैं इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये पीछे साइड है सिलेंडर के, ये जो वायर है ये पीछे साइड है, ठीक है। फिर ये दोनों वायर्स क्या करते हैं बच्चों? इधर जो पीछे साइड से ये और ये फिर ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो करंट ऐसा जाता है, इधर जाएगा, करंट ऐसे घूमेगा, फिर इधर से घूमेगा, और फिर करंट ऐसे निकल जाता है ना, तो इस तरह बनता है। तो एरिया मतलब ये वाला एरिया है लूप का, लूप का एरिया है ना, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो जिस वायर जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, वायर जो लूप बना रही है ना उसका एरिया। तो मुझे बताएंगे बच्चों जैसे इसका एरिया निकालना होगा तो कितना होगा? इस वायर के लूप का एरिया कितना होगा? किसी के दिमाग में आ रहा हो? मैं दे देता हूं आपको। हाइट मान लीजिए सिलेंडर की h है और रेडियस ऑफ द सिलेंडर r है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप बता सकते हैं बच्चों?
अच्छा बता दो शेप कैसा है, इस लूप का शेप कैसा है, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, कैसा शेप है ये जो लूप है, जो करंट कैरिंग लूप है, इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। Rectangular. रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखते हो बेटा आप? रेक्टेंगल का एरिया H into 2R. H into 2R. बहुत बढ़िया, h इंटू टू आर, H into 2R. है ना। h हाइट हो गई और 2r विड्थ हो गई, तो h इंटू टू आर ये एरिया हो जाएगा। तो जब हम a लिखते हैं ना तो इस लूप का एरिया लिखते हैं। अगर आप इस लूप का एरिया बढ़ाना चाहते हो तो या तो आप सिलेंडर का हाइट बढ़ा दो या सिलेंडर की रेडियस बढ़ा दो, तो भी a बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप बढ़ाएंगे तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और बताइए एक टर्म और रह गया बच्चों, और कैसे करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है? आपको बताना पड़ेगा बच्चों, मैं नहीं बता रहा। बताइए एक और फैक्टर रह गया जिससे आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, बताइए। 4 टर्म है बच्चों, BAN के बारे में डिस्कशन कर लिया, एक ही तो रह गया है, बताइए। सर थीटा। थीटा नहीं, थीटा अपॉन आई तो ये तो करंट सेंसिटिविटी कह रहा है। इसके अलावा ये 4 फैक्टर है, उसमें से हम लोगों ने 3 डिस्कशन कर लिया, एक फैक्टर रह गया है। तो आप बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है हमें, बोलिए बच्चों, बता सकते हैं आप लोग। सी को क्या करना चाहिए अगर हम करंट सेंसिटिविटी टॉर्जन बढ़ाएं? कांस्टेंट को कम रखना पड़ेगा। बिल्कुल, टॉर्शनल कांस्टेंट को कम करना पड़ेगा, यानी हमें एक ऐसी वायर चूज करनी पड़ेगी जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट कम है। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो फिर करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको बढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, एक सेकंड बोर्ड पे देखिए, तो लिख रहे हो तो प्लीज रुक जाइए, फिर लिख लीजिएगा। देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करना है, तो फिर से हम लोगों ने ये BANI इज इक्वल टू सी थीटा उठा लिया और BAN को एज इट इज रहने दिया, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स एज इट इज रहने दिया, करंट को लिख दिया बच्चों V बाय R। ये कैसे हम लोग ये चेंज कैसे कर पा रहे हैं, किस लॉ को यूज करके ये चेंज कर पा रहे हैं? करंट I इज इक्वल टू ओम्स लॉ, बहुत बढ़िया। तो करंट I को लिख दिया V बाय R इज इक्वल टू सी थीटा। अब जैसे करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन I थी, तो जो आप गेस कर सकते हैं क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? अगर करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन I को डिफाइन किया था, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी आप में से गेस करना चाहे। करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन I, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा? अपॉन CR, BAN अपॉन CR। हाँ, थीटा अपॉन थीटा अपॉन V सर। V सर, V है ना। तो करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन I, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा थीटा अपॉन V। तो एक काम करते हैं बच्चों, थीटा और V को एक साइड रख देते हैं, बाकी एक साइड, तो ये बन जाएगा BAN अपॉन CR, ये बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन V, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी। आइए बच्चों, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी को ज्यादा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, बताइए बच्चों क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा रखना चाहिए, यानी हायर पावर के मैग्नेट्स यूज करना चाहिए। दूसरा बताइए बच्चों, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ए को क्या करना चाहिए? एरिया इंक्रीज करना एरिया चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, टर्न्स इंक्रीज करने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना चाहिए। और बताइए बच्चों, टॉर्शनल कांस्टेंट को कम करना स्ट्रेन कम होना चाहिए, टॉर्शनल कांस्टेंट कम करना चाहिए। और बताइए बच्चों, रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए सर, रेजिस्टेंस भी कम करना चाहिए। अब बच्चों थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए प्लीज, लिख रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए जो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए और टॉर्शनल कांस्टेंट कम कर दीजिए। इन 3 से तो आप एग्जैक्टली कर पाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा तकलीफ है ना। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से और रेजिस्टेंस बढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस घटाने में। कोई बताना चाहेगा बच्चों कैसे, क्यों प्रॉब्लम है ये? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स मतलब इसमें आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, मतलब आप चाहते हैं कि और लूप ऐसे लगा दें। अगर आप और लूप ऐसे लगाएंगे तो लेंथ ऑफ द कॉइल बढ़ जाएगा, लेंथ ऑफ द कॉइल बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा।
तो कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों फैक्टर फर्क नहीं डालेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, आप बी बढ़ा दीजिए, ए बढ़ा दीजिए, सी घटा दीजिए, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उसी रेशियो में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। नोट कर लीजिए, तो फिर आगे डिस्कशन करते हैं। पहले ही मैंने वो बनाया नहीं, डायग्राम बनवाया था, ये डायग्राम नहीं बना रही थी। लिखिएगा तो बताइए बच्चों, सवाल किया जाएगा इसी पे। आंसर बच्चों लगाऊं सवाल, रेडी है साहब? सर 1 मिनट। ओके। सर डन। देखिए बच्चों, एक सवाल करते हैं हम लोग, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। पूछा गया है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल, करंट सेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एडी करंट्स इन द फ्रेम, मतलब करंट कैरिंग वायर का जो फ्रेम है उस पे। बताइए बच्चों, किस पे फर्क पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, करंट सेंसिटिविटी इस पे डिपेंड करती है। एक और सवाल देखिए बच्चों, बोला गया है, ध्यान से देखिएगा ना, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ देखिए। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 50%। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीज किए गए हैं ताकि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए बाय 50%। ठीक है, फिर द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी, इस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स का 0% सर। 0%, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा बताइए बच्चों? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और फिर वो होल नलिफाई रेशियो कर देगा। इंक्रीज कर जाएगा। यस सर। एक और सवाल करते हैं, देखिए इसी पे, एक सेकंड ना। बच्चों ये इंक्रीज द सेंसिटिविटी, तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आप करंट सेंसिटिविटी समझिएगा।
मुश्किल लग रहा है क्या बच्चों ये सवाल? बच्चों वेट कर रहा हूं आप लोग के आंसर्स का। क्या लग रहा है आपको? सर 35 आया है। 35 आ रहा है, ठीक है। और बच्चों बताइए थोड़ा सा, या मतलब आप लोग कहाँ पे लग रहा है कि यार सर ये इस चीज इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है। कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो भी बता सकते हैं कि कैसे क्या है। बच्चों देखिए सवाल आइए देखते हैं। एरिया की वैल्यू कुछ दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.2 टेस्ला दे रखा है। पूछा गया देन टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय 25%। हम चाहते हैं कि करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ जाए विदाउट चेंजिंग एरिया एंड फील्ड। ठीक है, तो एरिया नहीं चेंज करना चाहते हैं, फील्ड नहीं चेंज करना चाहते हैं, यस और सर। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया Second गया option है तो आया हम सर। इसको नो सर, सेम ही मानना है। सेम मान के चलते हैं। तो बच्चों देखिए करंट सेंसिटिविटी जो है यहाँ पे, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू proportional हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स है यस सर, ऐसे ही किया है है। ना। तो बच्चों देखिए पहले मान लीजिए मैं करंट सेंसिटिविटी को कुछ 100 मान ली सर पहले। ठीक है 100 मान लीजिए, करंट सेंसिटिविटी को पहले फिर 100 सर- मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ फिर टर्न्स सर कितना है बताइए? 28 है। 28 है सर। ठीक है, फिर आपने 25% 125 मान लिया सर। 125 मान और लेंगे और सर, बाद में नंबर ऑफ टर्न्स n इक्वल मान टू लेंगे। एक्स हो जाएगा। हाँ, यस सर। 25 और 4 है ना, 35 आ जाएगा सर। 7 बच्चों n की वैल्यू 35 आ जाएगी। 35 यस सर। यस सर। बच्चों आप लोगों का कुछ और आ रहा हो किसी का तो पूछ सकते नो हैं सर, सर। नहीं सर, यही आ रहा है। ये था सर, ये था। सेम आ रहा था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड सवाल बन सकते हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे मैंने आपके सर- साथ डिस्कशन करें। सर ये वाला फिर से समझा दीजिए। ठीक है, देखिए Actually, इन्होंने बोला है ना वो कि जो हमें स्टूडेंट थी उसकी आवाज ज्यादा हो गई थी ना। क्या 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 बोलिए बोलिए। वो जो दूसरी स्टूडेंट बोल रही थी उसकी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी। अच्छा देखिए जो करंट सेंसिटिविटी है ना वो बोला गया BN/C है। ठीक है, अब इन्होंने एरिया को चेंज नहीं किया है और फील्ड को चेंज नहीं किया है विदाउट चेंजिंग एरिया एंड फील्ड। तो एरिया और फील्ड दोनों चेंज नहीं हुए और टॉर्सनल कांस्टेंट के बारे में सवाल में कुछ बोला नहीं गया है कि चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम है। तो करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। अब करंट सेंसिटिविटी को आप 25% बढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए आप पहले कुछ करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू को कुछ मान लीजिए, है ना। जैसे इन्होंने बोल दिया कि सर हम 100 मान रहे हैं, तो ठीक है 100 मान लीजिए। ठीक है, और उस समय नंबर ऑफ टर्न्स n है। ठीक है, सवाल में दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स 28 है, बाद में 25% इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी बाद में करंट सेंसिटिविटी 125 हो जाएगी और उस समय आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। आपको 100 नहीं मानना, आप करंट सेंसिटिविटी 1 यूनिट मान लीजिए, है ना। अगर आप करंट सेंसिटिविटी 1 मानेंगे तो 25% बढ़ने के बाद 1.25 हो जाएगी। पहले नंबर ऑफ टर्न्स 28 है, बाद में नंबर ऑफ टर्न्स आपको निकालने होंगे, तो सेम एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कुछ आपको ना रिजल्ट्स बताने हैं। कौन से रिजल्ट्स? जैसे बच्चों हम लोग मैग्नेट्स हैं, ठीक है, मैग्नेट्स को हम लोग देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट को हम लोग बिल्कुल वैसा ही डील करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को डील करते थे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है और शॉर्ट मैग्नेट है ना, इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं है, मैग्नेट है, शॉर्ट मैग्नेट है, और इसके सेंटर से कोई r दूरी पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, सेंटर से, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ द मैग्नेट है और यहां से r दूरी पे कोई पॉइंट P है,
इस पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस मैग्नेट से। मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी है कि मैग्नेट बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव करेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पॉइंट पी एक्सियल पोजीशन होगी, और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों याद है क्या? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट एक्सियल पोजीशन R cube बच्चों याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। 2kp by r R cube. cube. आर क्यूब। Yes, और sir. डायरेक्शन किधर होती थी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर डाइपोल की Parallel डायरेक्शन to- में ही। Dipole. पैरेलल टू डाइपोल, है ना? Right side, तो sir. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि अगर आप ऐसा लोगे तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, तो यहाँ पे भी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है, पर मैग्नेट सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सेम फॉर्मूला बच्चों इसी तरह से आएगा, ठीक है। देखिए मैं चेंज करके लिखता हूं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू 2k म्यू बाय आर क्यूब। सर ये k क्या हो गया, म्यू क्या हो गया? तो बच्चों म्यू हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। k हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी 10⁻⁻⁷, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग समझ गए होंगे तो मुझे इस मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन जो कि r दूरी पे है सेंटर ऑफ मैग्नेट से, माइनस के क्यू बाय आर क्यूब माइनस के पी, तो Mu K माइनस के म्यू k mu by r cube. by R cube. के म्यू बाय आर क्यूब। डायरेक्शन बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी के म्यू बाय आर क्यूब। r cube. क्लैरिटी है बच्चों? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है। अब ऐसा ही बच्चों अगर हम लोग एक मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए अगर किसी को याद हो ये वाला फॉर्मूला तो बताइएगा कि एक जनरल केस के लिए जनरल केस के लिए भी, हाँ बिल्कुल जनरल केस के लिए भी निकालना चाहें तो आप बता दीजिए बच्चों एक बार। जनरल केस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड मत बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, फिर मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जनरल केस का बच्चों याद है क्या किसी को? Yes sir. बताइए। Kp by R p by cube. r cube root 3 3 cos cos square square theta theta plus 1. kp बाई आर क्यूब और स्क्वायर रूट में होता था 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, यही बता रहे हैं बच्चों आप? Yes sir. Yes sir. ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट करना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप यहाँ पे E की जगह लिखिए B, K एज इट इज रखते हैं। और क्या चेंज करना चाहिए बच्चों बताइए? K mu आ जाएगा p की म्यू जगह बाय आर क्यूब R और cube. अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट की तरफ हो गया। अब हमें पता है कि जो करंट कैरिंग लूप्स होते हैं दे ऑल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है। तो मान लीजिए एक ऐसा लूप है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि ऊपर से करंट मान लीजिए बाहर आ रही है और इधर से करंट अंदर जा रही है। मतलब अगर आप साइड से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और ऊपर यहां से करंट ऊपर आ रही है और ऐसे करंट, और फिर यहां से करंट ऐसे, ठीक है। अब यहां से x दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद आ रहा हो। पॉइंट P जो कि x दूरी पे है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जो कॉइल है उसका रेडियस r है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी को याद है क्या बच्चों फॉर्मूला? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द लूप इज r। सर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके ओके, अच्छा तो इसको ऐसा चार्ज रिंग की तरह ट्रीट कर लिया। मैं बताता हूं, देखिए इसका फॉर्मूला हम लोगों ने जो बच्चों डिराइव किया था वो कुछ इस तरह से डिराइव किया था। म्यू नॉट आई आर Not स्क्वायर I R. डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। बच्चों देख लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा, है ना। कुछ इस तरह से हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब बच्चों इसमें हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि जो x है ना, जो दूरी है पॉइंट की, वो बहुत ज्यादा बड़ी है रेडियस से, है ना। जो ये दूरी है सेंटर से, ये बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस। अगर x बहुत ज्यादा बड़ा है रेडियस से, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आप लिख सकते हैं b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बच्चों ये आर स्क्वायर गायब हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है, 2 एज इट इज लिखूंगा और ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब। और देखिए बच्चों
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या काम करता हूं, फॉर्मूला बनाने के लिए, एक तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पर फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें एक काम करते हैं बच्चों, 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब आप बच्चों आप 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये बन जाएगा बच्चों 2 है ना, इसको 2 को आगे रख देता हूं, 2 को इधर रख देता हूं। ठीक है, और ये बन जाएगा करंट को इधर रख देता हूं और पाई को इसके साथ क्लब कर देते हैं तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को के लिख देता हूं, 2 को एज इट इज तो 2 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह लिख दूंगा के। बच्चों अच्छा, करंट इनटू एरिया एनक्लोज्ड बाय करंट, ये कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या बनेगा? करंट इनटू एरिया डाइपोल एनक्लोज्ड, मोमेंट सर, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, बिल्कुल है ना। तो ये बन जाएगा के म्यू, ठीक है, 2 के म्यू और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मतलब पॉइंट की दूरी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए बच्चों, तो जैसे ही करंट बाहर आ रही है और इधर से अंदर जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ करंट एट पॉइंट पी विल बी टुवर्ड्स राइट। ये सब हम लोग कर चुके हैं ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अच्छा बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपको इतने पूरे डिस्कशन में ये वाला फॉर्मूला और कहीं दिख रहा है क्या इस टाइप का, 2k म्यू बाई एक्स क्यूब या 2k म्यू बाई आर क्यूब, कहीं और दिख रहा है बच्चों? सर एक्सियल पोजीशन वाला, हाँ एक्सियल पोजीशन वाला, ये दिख रहा है क्या बच्चों आप सबको? तो अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, एक परमानेंट मैग्नेट है या एक कॉइल है, ठीक है, एक परमानेंट मैग्नेट है या एक कॉइल है, अगर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट आपने सेम रखा है, यानी जैसे मान लीजिए मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक समझाने के लिए लेता हूं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर और इतने ही मैग्नेटिक मोमेंट का आपने एक लूप ले लिया है, ठीक है, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर का लूप ले लिया है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट से प्रोड्यूस होगी किसी पॉइंट पे, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से प्रोड्यूस होगी उस पॉइंट पे। ठीक है, तो जो ये करंट कैरिंग लूप है और ये जो परमानेंट मैग्नेट है, अगर आपने इनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम लिया है तो किसी x दूरी के पॉइंट पे ये सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो करंट कैरिंग लूप है इट बिहेव्स एग्जैक्टली एज अ परमानेंट मैग्नेट, है ना, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि अच्छा इसमें सर ये अजम्पशन क्यों लिया है आपने कि x बहुत बड़ा है r से? तो बच्चों आप, अगर आप लोग को याद हो जब इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था इस रिजल्ट का, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे माना था, क्या माना था बच्चों बताएंगे आप लोग? क्या माना था यहाँ पे कि r की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है लेंथ ऑफ मैग्नेट से या लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल से r बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे भी मानेंगे कि x बहुत बड़ा है रेडियस से, यानी डायमेंशन ऑफ मैग्नेट से दूरी बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ये पूरा सब कुछ आपको समझाने का लॉजिक ये था कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करेंगे, सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, करंट कैरिंग लूप और मैग्नेट, अगर दोनों लूप और मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है तो बच्चों आप ये पूरा डिस्कशन लिख लीजिए और लास्ट में कंक्लूजन में यही लिख लीजिएगा कि अगर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है तो सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। हाँ बस इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसका एक्सियल पॉइंट जो होगा ना वो एक्सिस ऑफ द लूप पे होगा, ठीक है, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा वो इन द लाइन ऑफ कॉइल होगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है, यहां पे क्या है कि जो मैग्नेट की लाइन पे वो एक्सियल है, पर यहां पे जो एक्सिस ऑफ द लूप पे होगा वो एक्सियल होगा। तो जब आप ये करंट कैरिंग लूप रखेंगे तो ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मुझे बता सकते हैं बच्चों कि इस लूप के लिए जो मैंने लूप यहां ड्रॉ किया है, इसका कौन सा साइड नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साइड साउथ पोल होगा? मतलब दो, नॉर्थ और साउथ, जैसे इसमें मैग्नेट में नॉर्थ साउथ है वैसे यहां पे भी नॉर्थ साउथ है। मुझे बता दीजिए कि इस करंट कैरिंग लूप में किस साइड नॉर्थ है, किस साइड साउथ है? हाँ बोलिए। राइट साइड नॉर्थ, राइट साइड नॉर्थ है और लेफ्ट साइड साउथ है, बिल्कुल। पर आप ऐसा कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मतलब कैसे बोल पा रहे हैं कि इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की साइड नॉर्थ होता है सर, इसलिए। फिर से क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में नॉर्थ होता है इसलिए?
हम इस राइट साइड से देखेंगे तो उधर से क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। और बच्चों को एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? एक तो ये आएगी सर, हम अगर इस साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, उस वजह से हम लोग नॉर्थ बोलेंगे। तो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं कि वो नॉर्थ से निकल रही है और Absolutely. साउथ में एंटर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों, जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप ये चेक कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे दिख रहा है कि यार इधर से अंदर जा रही करंट, इधर से बाहर आ रही है, तो आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जाते हुए लगेंगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर करंट कैरिंग लूप की वजह से कुछ इस तरह से बनेंगी, इस तरह से बनेंगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से बन रही है, इसका मतलब ये फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जा रही होंगी, इस तरह से, है ना। इधर से जा रही मतलब जिधर से निकल रही है इसका मतलब उधर साउथ होगा, और जिधर से एंटर हो, सॉरी, जिधर से निकल रही है उधर नॉर्थ होगा, और जिधर से एंटर हो रही है उधर साउथ होगा, और विद इन मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो आप फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेक करके आप पोल्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस साइड नॉर्थ होगा, इस साइड साउथ होगा। नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। इसको ऐसे ही राइट करना है, क्या क्या? इसको ऐसे ही राइट करना है। हाँ बिल्कुल, इस तरह से ही लिख लीजिए, और लास्ट में कंक्लूजन लिख लीजिएगा कि अगर एक बार मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप लिया जाए जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम है, तो सेम दूरी पे सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। लिख लिया क्या बच्चों? ये आगे बढ़े फिर। डन सर। ठीक बच्चों, जैसे ये हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, सेम गोज विद सोलेनॉइड एज वेल। अगर आप सोलेनॉइड ले लेंगे और उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे, और आपने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट के बराबर रखा है, तो जिस हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सोलेनॉइड भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैं अगले स्लाइड में सोलेनॉइड के बारे में बताता हूं। चेंज कर रहा हूं बच्चों दूसरा स्लाइड, है वाला ना। एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब क्या क्या फिर से पूछिए। सर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं नीचे हाँ वाले बिल्कुल को? कह सकते हैं आप। जब तक करंट फ्लो कराएंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बंद कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी, बिल्कुल। सर, वैसे चेंज कर रहा हूं स्लाइड, थोड़ा मैग्नेट और सोलेनॉइड में भी कंपेयर कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने एक मैग्नेट रख दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। मैग्नेट रखा है और इस साइड मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, इस साइड साउथ पोल है, और आप किसी पॉइंट पे जो कि मैग्नेट के एक्सिस पे है, आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पी है और ये सेंटर से आर दूरी पे है, ठीक है, सेंटर से आर दूरी पे है। तो आपने ऐसा ही, तो आप मैग्नेट ले रहे हैं, उसी मैग्नेटिक मोमेंट का सोलेनॉइड ले लीजिए। तो सोलेनॉइड आप सब जानते हैं कि सोलेनॉइड में करंट कुछ फ्लो करेगी इस तरह से, ठीक है। ये सोलेनॉइड हो गया, ये आपका ऐसा करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, और इसके सेंटर से आर दूरी पे आप कोई पॉइंट पी ले लीजिए, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करेगा, प्रोवाइडेड कि आपने दूरी सेम ले ली है ना। दूरी चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। और जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है इस मैग्नेट का, उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट अगर सोलेनॉइड का भी है, तो सोलेनॉइड विल आल्सो बिहेव एग्जैक्टली एज मैग्नेट। तो
अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर मुझे नॉर्थ पोल लाना है इस सोलेनॉइड में, इधर नॉर्थ पोल लाना है और इधर साउथ पोल लाना है, तो आप मुझे बता दीजिए इस सोलेनॉइड में करंट कैसे फ्लो करेगा। मतलब करंट ऊपर वाले एंड से बाहर की तरफ आएगा या कैसे, ऊपर वाले एंड से करंट अंदर की तरफ जाएगा। मुझे बिल्कुल ऐसा ही ऊपर वाले एंड मैग्नेट से बाहर प्रोड्यूस की करना है। तरफ आएगा। तो ऊपर सर वो वाले नॉर्थ एंड की से साइड बाहर की तरफ आएगा, है ना, क्योंकि करंट आप ऐसे फ्लो कराएंगे तो ऊपर वाले एंड से करंट बाहर की तरफ आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, और नीचे जो है इनटू द प्लेन जाएगा, ठीक है। तो जो मैग्नेट होगा प्रोड्यूस होगा। अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों, इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग लिख पाएंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों, कोई बताना चाहेगा? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सॉलिनॉइड कैसे लिखेंगे? करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिनॉइड, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो ये सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो अगर दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हैं और दोनों से बराबर दूरी पे आपने पॉइंट लिया है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ये सॉलिनॉइड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो करंट कैरिंग कॉइल हो गया, सॉलिनॉइड हो गया, वो एग्जैक्टली परमानेंट मैग्नेट की तरह ही बिहेव करते हैं, प्रोवाइडेड मैग्नेटिक मोमेंट्स बराबर हो। वो जो सिमिलैरिटीज हैं, जो रिजल्ट्स हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे और मैग्नेटिज्म में पढ़े, तो यहाँ पे के लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे पी क्रॉस ई, तो यहाँ पे म्यू क्रॉस बी। ये बच्चों दोनों किसके फॉर्मूले हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले? पी क्रॉस ई और म्यू क्रॉस बी, बताइए जल्दी से। टॉर्क। टॉर्क, है ना। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पी डॉट ई माइनस म्यू डॉट बी। ये क्या बताते हैं बच्चों? माइनस पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये 2 kp बाई आर क्यूब और के म्यू बाई आर क्यूब, ये क्या बताते हैं? सर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। और नीचे वाला लास्ट वाला रिजल्ट क्या बताता है? माइनस के पी बाई आर क्यूब माइनस के म्यू बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल। ठीक है। तो अब इनमें से बच्चों अगर आपको कोई भी एक साइड का याद रहेगा, दूसरे साइड आप इजीली बना पाएंगे। चांसेस आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछने के ज्यादा हैं। अगर इन केस मैग्नेटिज्म से आता है तो फिर आप लगा के फॉर्मूला आंसर बता सकते हैं। बच्चों जिन लोगों ने लिख लिया है अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सर वो टोरॉइड कट है क्या? क्या क्या? सर टोरॉइड और साइक्लोट्रॉन वो डिलीटेड है? हाँ, साइक्लोट्रॉन और बच्चों टोरॉइड मत नहीं करना है। अगर कहीं आपको सवाल दिखे तो मत प्रैक्टिस करिएगा, नहीं है सिलेबस का हिस्सा। साइक्लोट्रॉन और टोरॉइड दोनों। सर हाँ हाँ, सर रोटेशनल मोशन में जो रोलिंग मोशन वाला टॉपिक है सर, वो है या नहीं है सिलेबस में? देखिए नहीं है, पर जितना मैंने बताया है आप उतना कर लीजिएगा। वैसे तो नहीं है, पर सवाल पिछली बार आ गया था
तो थोड़ा सा कर लीजिएगा आप, कितना करें फिर भी सर? जितना मतलब जो मैंने बताया आपको, एक्चुअली मैंने उतना ही बताया जितना एनसीईआरटी में रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, तो आप उतना हल्का Yes, फुल्का sir. कर लीजिएगा बस। ओके सर। आइए बच्चों, अगली हेडिंग पड़ जाएगी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अगला चैप्टर है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर अगला चैप्टर है, और उसकी चैप्टर के अंदर पहली हेडिंग पड़ेगी, लिख लीजिए पहले, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नेक्स्ट चैप्टर है। और अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, मैग्नेटाइजेशन। तो कुछ डेफिनेशंस हम लोग को बच्चों पहले शुरुआत में पढ़नी पड़ेंगी, फिर जब सारी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे तो फिर लास्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझ पाएंगे, और कैसे क्लासिफाई होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे डिस्कशन कर पाएंगे। पहले बेसिक बेसिक समझते हैं थोड़ा सा, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो दो टर्म्स हैं बच्चों, पैरेलल हैं, बिल्कुल एक तरह से हैं, एक मटेरियल के लिए डिफाइंड है और एक करंट कैरिंग लूप जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसके लिए डिफाइन है। तो एक मैग्नेटाइजेशन है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सर बोलिए। सर लॉरेंस फोर्स जो ये फोर्स था सर, लॉरेंस फोर्स जो है वो नहीं पढ़ाएंगे सर, वो नहीं पढ़ाएंगे। लॉरेंज उसका फोर्स DPP इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q टाइम्स V क्रॉस B, ठीक है। अब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है साथ में तो उन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं Q टाइम्स E, ठीक है। तो इसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब मुझे दिखा नहीं कहीं पे, पर आप लोग कहेंगे तो मैं एक आध सवाल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ले लूंगा। DPP में क्वेश्चन है सर इसका बहुत सारा। किसमें, वर्कशीट में या डीपीपी में? सर डीपीपी में दे रखे हैं। डीपीपी में दे रखे हैं, है नहीं बच्चों में, लेकिन आप लोग एक सवाल एक आध सवाल मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन का, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी और इसकी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा तो एक दो सवाल आपको ले लूंगा इसके, ठीक है। बाकी आप मेन इसी पे फोकस रखिए, यही वाला हिस्सा है हमारे में, कॉम्बिनेशन नहीं है। पहले होते थे वेलोसिटी सिलेक्टर और ये सब कॉन्सेप्ट, अभी नहीं है, लेकिन याद दिला दीजिएगा, मैं अगली क्लास में कुछ सवाल एक दो करा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए आइए, तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखिए बच्चों, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो मान लीजिए कोई भी आप मटेरियल उठाइए, है ना, कोई मटेरियल उठाइए, जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी हम मटेरियल्स देखते हैं, ठीक है, कोई मटेरियल उठा लीजिए, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। सर मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे बनते होंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स? देखिए बच्चों, एटम्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं, मान लीजिए ऐसा न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस का मोशन। तो जब चार्जेस लगातार मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करते हैं, तो एक करंट प्रोड्यूस होती है, और उस करंट की वैल्यू होती है Q इंटू एफ, यानी जितना चार्ज घूम रहा है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इतना करंट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अगर कोई चार्ज Q है और F फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, F फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है, तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होगी वो Q इंटू एफ होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ज की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर मतलब थोड़ा सा मेरी मदद करेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, वैल्यू कितना लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल? म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई बाई 2r, बिल्कुल, है ना। तो यहां से आप करंट की वैल्यू Q इंटू एफ रख देंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इस एटम के सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, या आप बोलो तो ये बिहेव करेगा एज अ करंट कैरिंग लूप। अगर ये एज अ करंट कैरिंग लूप बिहेव करेगा तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा सर इसका? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा जितनी इसमें करंट फ्लो कर रही है, यानी Q इंटू एफ इंटू एरिया एनक्लोज्ड बाई इट, ठीक है। तो करंट इंटू एरिया एनक्लोज्ड बाई इट, अगर इसका रेडियस r है, इतना इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं तो उनसे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो कोई भी मटेरियल ले लीजिए, सॉलिड लीजिए, लिक्विड लीजिए, गैस लीजिए, क्योंकि सारे सब में एटम्स होते हैं, एटम्स होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट है तो मान लीजिए कोई मटेरियल, उसमें सब रैंडमली ऐसे रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट है
है ना, हर एक एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है और सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए और उसके इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये कहलाता है बच्चों मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है मैग्नेटाइजेशन। तो इसमें अगर हम लोग म्यू की वैल्यू रखेंगे तो म्यू का फॉर्मूला हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। तो जो मैग्नेटाइजेशन की यूनिट बन जाएगी वो बन जाएगी एम्पियर पर मीटर। और वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे पता सर वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटाइजेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मैग्नेटाइजेशन होगा किसी भी मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहलाता है मैग्नेटाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, फिर लिख लीजिएगा, एक मिनट और देखिए ध्यान से। तो किसी मटेरियल जिसमें एटम्स हैं उसके लिए मैग्नेटाइजेशन होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि एटम्स मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं और उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ये मैग्नेटाइजेशन आता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, एग्जांपल के तौर पे बच्चों मैं सोलेनॉइड ले लेता हूं, ठीक है। तो सोलेनॉइड में कुछ इस तरह से मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है कुछ और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है ऐसा पूरा, और घूम के करंट इधर से बाहर आ जा रहा है, ठीक है। अब ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए बच्चों कोई मैं मैग्नेटिक मटेरियल कोई ले लिया हूं, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मान लीजिए मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और इसका जो मैग्नेटाइजेशन नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इसकी जगह मैंने एक सोलेनॉइड ले लिया जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब मुझे इसका भी मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन यही रहती है, मतलब कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही डेफिनेशन रहेगी। पर जब आप करंट कैरिंग लूप के लिए डिफाइन करते हैं तो उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी नाम दिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं H, ठीक है सेम चीज, एम्पियर पर मीटर होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन चूंकि करंट कैरिंग लूप के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जरा ध्यान से, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो कैसे निकाला जाएगा, तो एक लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। बच्चों जो लिखा हूं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर एक और एक्सप्लेन करूं मैं, बोलिए। यस ये यस करंट इनटू एरिया एनक्लोज्ड, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, सोलेनॉइड के वॉल्यूम से। बच्चों वॉल्यूम लिखने में मदद करेंगे क्या, वॉल्यूम कैसे लिखूं मैं सोलेनॉइड का, वॉल्यूम कैसे लिखना चाहिए सोलेनॉइड का, बताइए। एरिया इंटू लेंथ। ए इंटू एल, बिल्कुल। तो देखिए बच्चों ए एल कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H की वैल्यू जो आती है वो आती है N इंटू आई, ठीक है। आई हो गया करंट और N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट फिर से इसकी इसी के बराबर आएगी, नंबर ऑफ टर्न्स यानी यूनिट आ जाएगी इसकी एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा मान लेता हूं कि करंट जैसे यहां से देखने में लग रहा है, यहां से अंदर जा रही है करंट, यहां से बाहर आ रही है, ठीक है। डायग्राम मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है कि यहां अंदर जा रही है फिर बाहर अंदर बाहर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन जो मैग्नेटिक मोमेंट का होगा इस वाली सिचुएशन के लिए इधर है, ठीक है। तो चूंकि सारे लूप के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, हर एक लूप के, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो जब भी मटेरियल के डिफाइन करना है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब आप करंट कैरिंग लूप के लिए डिफाइन करेंगे तो सेम डेफिनेशन, बस फार्मूला NI हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, फिर आगे की डेफिनेशन। यूनिट जो है क्या क्या सर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जो यूनिट लिखी है वो आपने एम्पियर पर मीटर लिखी है, राइट, तो वो एम्पियर मीटर नहीं होगी क्या, एम्पियर मीटर, नंबर ऑफ टर्न। हाँ बोलिए बच्चों, देखिए ये जो N है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब 100 टर्न्स पर मीटर, 1000 टर्न पर मीटर, तो पर मीटर है ना, तो पर मीटर मतलब एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट पर मीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स की पर यूनिट लेंथ। आए समझ में,
यस सर। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। डन है क्या बच्चों? बढ़े आगे? यस सर, हो गया। ओके। डन सर। ठीक। अब बच्चों इसके अंदर ना, ये तो हम लोगों ने मटेरियल के लिए पढ़ लिया और ये करंट कैरिंग लूप या सोलेनॉइड के लिए पढ़ लिया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, मतलब सोलेनॉइड के अंदर इसको मटेरियल को रख देंगे, ठीक है, और फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। तो थोड़ा सा आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर सोलेनॉइड है, केवल ऐसे सोलेनॉइड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, वैक्यूम है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो बताना चाहेंगे बच्चों क्या फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद इन सोलेनॉइड, फॉर्मूला क्या बनता है? आइडियल सोलेनॉइड लेके चलो, एन आई, म्यू नॉट एन आई, बिल्कुल। तो अगर आप बच्चों एक तरह से देखें कि सोलेनॉइड के अंदर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो आप लिख देते हैं बी बराबर म्यू नॉट टाइम्स एच, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एच, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, म्यू नॉट इंटू एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सॉरी, म्यू नॉट इंटू एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप रख देते हैं, तो सॉलिड के नाइट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। अब मान लीजिए बच्चों ऐसे ही आपको मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है कि कोई मटेरियल है ना, कोई गैसियस सब्सटेंस है ना, या कोई मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, ठीक, तो कैसे लिखेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड? तो इसकी एनालॉजी से देखिए, हमने बोला कि यार जब सोलेनॉइड है, कोई करंट कैरिंग लूप है, तो उसके लिए हम लोग लिख देते हैं म्यू नॉट इंटू एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बच्चों अगर मटेरियल के अंदर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो बच्चों हमको इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें लिखना चाहिए म्यू नॉट इंटू एम, यानी म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजेशन। पूछे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर आप, चूंकि ये जो H है सेम रोल मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन प्ले कर रहा है, ठीक है, जो रोल ये H प्ले कर रहा है करंट कैरिंग लूप के लिए, सेम रोल M प्ले कर रहा है किसी मटेरियल के लिए। तो अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आप म्यू नॉट इंटू एच लिख रहे हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू एम लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम इक्विवेलेंट है, बस अंतर ये कि मटेरियल के लिए, ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जिसमें करंट कैरिंग लूप के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को क्लब कर दूं, ठीक है, एक सोलेनॉइड लिख दूं, सोलेनॉइड ऐसा, और इस सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल रख दूं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे बताइए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट पी पे, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ये बराबर होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड होगा म्यू नॉट इंटू एच,
और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल होगा म्यू नॉट इंटू एम। तो दोनों को जोड़ दिया और म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा H प्लस एम। ठीक है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहीं पे रुकते हैं, एक और डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनॉइड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H प्लस एम। ठीक है, आगे देखिए एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, सारी चीजें समझते हैं और फिर इसको यूज करेंगे जो हम लोगों ने डिराइव किया है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बच्चों डिनोट करते हैं साई से, है ना, साई से, और इट विल बी इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इस तरह से साई डिफाइन है। तो देखिए चूंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम सब दोनों की यूनिट एम्पियर पर मीटर है, तो जो साई होगा वो एक यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, नो यूनिट। पर सर ये है क्या, इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं? तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिस मटेरियल की अच्छी होगी, इसका मतलब वो मटेरियल उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्स देगा। जिस मैग्नेटिक फील्ड की जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को उतना बुरा रेस्पॉन्स देगा। बुरा रेस्पॉन्स देगा मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए है और दूसरा मटेरियल बी है। दोनों में सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई गई, दोनों में सेम H लगाया गया, दोनों में सेम Ni लगाया गया, मतलब दोनों को सेम सोलेनॉइड के अंदर रखा गया। ठीक है, मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों को सेम सोलेनॉइड के अंदर रखा गया, दोनों में सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मान लीजिए 100 यूनिट की मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई गई। ठीक है, जो ए में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू थी 1000 और जो बी में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ मान लेते हैं उसकी वैल्यू थी 100। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आप लोगों को इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोलूं तो किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, कौन मैग्नेटिक फील्ड को बेहतर तरीके से रेस्पॉन्स कर रहा है? तो ए बेहतर तरीके से रेस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि देखिए दोनों में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो तो बराबर लगाई, आपने 100 यूनिट लगाई, एक में मैग्नेटाइजेशन 1000 है और एक में मैग्नेटाइजेशन 100 है। मतलब इसमें आप 100 यूनिट की फील्ड लगा रहे हैं तो इसमें 100 यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। सर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होगा? क्योंकि जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो जो रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट है वो सारी फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। यहां पे लगाया गया 100 यूनिट का तो देखा गया बहुत कम मैग्नेटिक मोमेंट्स है जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये पुअर रेस्पॉन्स दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है, इसलिए इस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अच्छी है। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा मटेरियल कितने अच्छा रेस्पॉन्स देगा, मतलब कौन उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा देगा, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अच्छी होगी। जो घटा देगा या जिसपे बहुत कम फर्क पड़ेगा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी। तो बच्चों अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलूं कि कॉपर है और आयरन है, आपको क्या लगता है बच्चों किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अच्छी होगी? कॉपर और आयरन में कौन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा बेहतर रेस्पॉन्स देगा, कॉपर या आयरन? बताइए। आयरन। तो आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अच्छी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का बस यही है कि मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए जिसमें ज्यादा मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटाइजेशन ज्यादा प्रोड्यूस का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का बढ़ जाना, यानी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाना। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसी को यूज कर लेते हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को अगर लिखना चाहूंगा मैं, फिर से देखिए जरा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर H प्लस एम। तो H को एज इट इज रहने देते हैं, M की जगह लिख देंगे हम लोग साई टाइम्स H। ठीक है, तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई इंटू H। ठीक है, और 1 प्लस साई इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी। थोड़ी देर देखते रहिएगा बच्चों, है ना, इसको बहुत सारी डेफिनेशन हो गई हैं पर हम लोग इसको अभी कनेक्ट करेंगे तो सब आप समझ जाएंगे। तो 1 प्लस साई की जगह रख देंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स H। अगर आप H की भी वैल्यू रख देंगे तो यही चीज बन जाएगी म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स Ni। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए जरा, है ना, सारे डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिए, अब कंक्लूड करने का समय आ गया, देख लीजिए ध्यान से। अगर मान लीजिए आप यहां पे कोई भी सोलेनॉइड के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं रखते, अगर मटेरियल कुछ भी सोलेनॉइड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनॉइड आप कितना लिखते, म्यू नॉट एन आई लिखते, है ना, मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई, यानी म्यू आर की वैल्यू बच्चों, अगर कुछ नहीं है वैक्यूम है, तो यहां पे म्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बता सकते हैं क्या बच्चों आप? जैसे कुछ भी नहीं रखा है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, तो म्यू आर कितना हो जाएगा बच्चों, अगर कुछ भी नहीं रखा है वैक्यूम है तो 1 हो जाएगा। यानी ये जो म्यू आर है वो 1 होता है किसके लिए, एयर के लिए, और ये जो म्यू आर है इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव परमिएबिलिटी। और अगर म्यू नॉट याद हो बच्चों, म्यू नॉट किसको बोलते हैं, व्हाट इज म्यू नॉट? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पे ये फ्री स्पेस या वैक्यूम है तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 है, मतलब एयर की जो परमिएबिलिटी है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम के बराबर है, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ के बराबर है। अगर आप यहां पे कोई मटेरियल रख देंगे, ठीक है, मान लीजिए इस मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी, एक समझाने के लिए ले रहा हूं, मान लीजिए इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 है और आपने कुछ आई करंट फ्लो कराई इससे, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और ये मटेरियल है, उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 है, तो जो पॉइंट बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलेंगे क्या? हाँ, म्यू 2 नॉट टाइम्स हो एन आई। जाएगी। 2 टाइम्स हो जाएगी वैक्यूम के म्यू नॉट एन आई के, ठीक है। आपने एक ऐसा मटेरियल रख दिया जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 100 है, 1000 है, तो जितने टाइम्स रिलेटिव परमिएबिलिटी है नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपने ऐसा मटेरियल यूज कर लिया जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम है, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है मान लीजिए आपका 1/2 है, एक समझाने के लिए लेते हैं 1/2 है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड थी उससे बढ़ जाएगी या उससे घट जाएगी, बताइए? घट जाएगी। घट जाएगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल रखा है सॉलिनॉइड के अंदर, ठीक है। कुछ मटेरियल होंगे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे, कुछ मटेरियल होंगे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे। तो कौन से ऐसे होंगे जो बढ़ा देंगे? ऐसे मटेरियल्स बढ़ाएंगे जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी बच्चों किससे बड़ी हो, बताइए? 1 से बड़ी हो, है ना, ये इंक्रीज कर देंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और ऐसे मटेरियल जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटी होगी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे, ठीक है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जब 1 से बड़ी हो, तो यहां पे आप देखो बच्चों, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ी हो यानी 1 प्लस साई 1 से बड़ा हो, यानी साई जब पॉजिटिव होगा, है ना, जब साई पॉजिटिव होगा तो ये मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ी हो मतलब साई पॉजिटिव हो, इसका यही मतलब हुआ है। साई पॉजिटिव होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और जब रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम होगा तो एक्चुअल में जो साई होगा वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा साई। जब साई नेगेटिव होगा, देखो यहां पे नेगेटिव रखेंगे तो एक में से कुछ घट जाएगा, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम हो जाएगा। तो जिन मटेरियल्स का साई ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे, और यही एक्चुअली बेसिस होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश करने का, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, यही दो चीज हैं जिनके आधार पे हम लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप ये पूरी चीज नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया क्या बच्चों ये? यस सर। ठीक, यस अभी नहीं। हाँ लिख लीजिए। और लास्ट में ना जो पॉइंट्स मैंने बताए कि रिलेटिव परमिबिलिटी अगर एक से ज्यादा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, वो तब होगा जब ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन जीरो हो, पॉजिटिव हो, और जब ससेप्टिबिलिटी लेस देन जीरो होगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी, तो रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये अभी तक इतनी डेफिनेशंस हो गई, ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, ये पता होना चाहिए आपको। अब इसी के बेसिस पे टाइप ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक सेकंड बच्चों, एक सवाल है मेरे पास, देखते हैं। हाँ बच्चों, ये सवाल हम लोग को करना है। तो इसमें से आप सारी चीजें जानते हैं, मतलब एच जानते हैं आप क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन जानते हैं आप क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट ये अभी मैंने आपको नहीं बताया है। तो ए बी सी पार्ट आप कर लीजिए, उसके बाद डी वाला पार्ट भी करेंगे। जल्दी बच्चों, एच की वैल्यू तो एकदम तुरंत बता दीजिए आप लोग, बिना किसी देरी के। एच के लिए वेट कर रहा हूं बच्चों। एच 2000 कितना बेटा? 2000 2000। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, तो ये बच्चों आ जाएगा 2000। यूनिट कितना लिख दिया जाए बच्चों एच का यूनिट? एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बी बच्चों मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, बी बताने से पहले बच्चों, बी बताने से पहले ना सी वाला हिस्सा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बी थोड़ा बाद में करते हैं, सी पहले कर लेते हैं। तो आप नेट मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए कितनी हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद बी वाला हिस्सा करेंगे। पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। एट इंटू 10⁵ म्यू नॉट। 8 इंटू 10⁵ म्यू नॉट। बच्चों इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, बताएंगे क्या? नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट H। एन आई। म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। क्या बच्चों ये वाला लगाया आप लोगों ने, या सीधे म्यू नॉट एन आई लगा दिया है? देखो बच्चों म्यू नॉट, लगाया। हाँ ये वाला लगाएंगे बच्चों। म्यू नॉट एन आई डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अब क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट है जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 400 है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है आपको, तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच लगाएंगे। तो म्यू नॉट एज इट इज रहने देते हैं बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू आर हो गया रिलेटिव परमिबिलिटी 400, और एच हो जाएगा एन इंटू आई यानी 2000। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बने बच्चों। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो बन जाएगा 10⁻⁻²। ठीक है, 4 8 32 पाई इंटू 10⁻² टेस्ला। बच्चों देख लीजिए यही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा हो तो बताइए।
32 पाई 10⁻⁻² टेस्ला। अब बच्चों मैग्नेटाइजेशन के सर बारे में, ये आ रहा था। ठीक है। अब बच्चों कोई मेरी मदद कर रहे हैं कि सर मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालें? बच्चों अगर कोई बता पाए कि सर मैग्नेटाइजेशन ऐसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था ना, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड होती है बिकॉज ऑफ मटेरियल प्लस बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड। तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, तो ये बनता है म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड को अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 32 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, सॉरी -2, और इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो h प्लस एम आ जाएगा। जब बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 8 और ये बन जाएगा 8 इंटू 10⁻+5, है ना, -7 + 2 तो +5 बन जाएगा, बराबर h प्लस एम। तो h है बच्चों आपका 2000 और m हमें निकालना है, तो m का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, कितना बनेगा बच्चों ये 800,000 माइनस 2000, तो 800,000 माइनस 2000 798 इंटू 10⁻³ यानी 7.98 इंटू 10⁻5। देख लीजिए बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा ना। और बच्चों मैग्नेटाइजेशन की भी यूनिट कितनी लिख देंगे हम लोग? मैग्नेटाइजेशन की यूनिट एम्पियर पर मीटर। चलिए लास्ट वाला बच्चों मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों एबीसी पार्ट में किसी को कुछ तकलीफ, सर ये कैसे हो गया, या हम लोग इसको ऐसे क्यों करते हैं, दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए एबीसी पार्ट में। फिर डी पार्ट आते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी। ठीक है, देखिए बच्चों मैग्नेटाइजिंग करंट ये है कि देखिए जैसे अभी आप 2 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, अभी आप 2 एम्पियर करंट ऐसा फ्लो करा रहे हैं और अंदर एक मटेरियल रख दिया है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 400 है, उसी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, ये आ रही है 32 पाई इंटू 10⁻²। हम चाहते हैं कि हम इसमें कोई भी मटेरियल नहीं रखें जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 400 है, कुछ भी नहीं रखें, केवल वैक्यूम होना चाहिए इसके अंदर, और इतनी करंट फ्लो करा दें, ठीक है, कि सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। तो कितनी करंट फ्लो कराएंगे सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए और हमें मटेरियल ना रखना पड़े। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच्चों 32 पाई इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, सॉरी 10⁻⁻2, और ये बराबर म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000, और कितनी करंट फ्लो कराएं तो हम लोग मान लेते हैं आई फ्लो कराएं। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पाई 1 हो जाएगा और ये बच्चों 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻, ये बच्चों -7 + 3 10⁻⁻4 बचेगा, बराबर आई 800। हाँ, तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब रुक जाइए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो 800 एम्पियर की अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो बिना कोई मटेरियल रखे हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। पर बच्चों 800 में से 2 एम्पियर तो आप अभी फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, 2 एम्पियर तो फ्लो करा रहे हैं ना, ठीक है, तो एडिशनल कितनी फ्लो कराएं कि हमें मटेरियल को रखने की जरूरत ना पड़े। तो जो एडिशनल करंट होती है, जो मटेरियल का रोल प्ले कर रही है, एक्चुअल में ये जो 800 एम्पियर है इससे इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मटेरियल रख देंगे तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे तो भी आपको इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो करंट की वो वैल्यू जो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल को खत्म करती है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो यहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट बच्चों अगर आप लोगों समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, तो बताएं क्या मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी हो जाएगी? वो एडिशनल करंट 798, एब्सोल्युटली 798 एम्पियर, ये आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाएगी, है ना। इतनी एक्स्ट्रा और करंट फ्लो करा देंगे तो मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है। तो जो एडिशनल करंट जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देती है वो कहलाता है मैग्नेटाइजिंग करंट।
बच्चों इसका रिलेटिव परमिबिलिटी 400 है, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी बता देंगे क्या? रिलेटिव परमिबिलिटी इसकी 400 है, इस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी? 399। 399। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी 400 है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 399 होगी, है ना। 1 प्लस साई बराबर म्यू आर, तो म्यू आर यहां से फिर साई निकाल लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने सर। बच्चों पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आई होप थोड़ा बहुत, सर कि हाँ बोलिए बोलिए। प्लीज 798 वाला बता दीजिए एक बार। हाँ देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर हम मटेरियल नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, और हम इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें कितनी करंट फ्लो कराना पड़ेगा? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड सेम रखी और इस बार मटेरियल नहीं रखा तो म्यू नॉट एन आई यूज किया। ठीक है, हमने इस बार फॉर्मूले में लिखा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड बिना मटेरियल के सेम चाहिए, तो हम कितनी करंट फ्लो कराएं। ठीक है, तो हमारे पास सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए और मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू आ गई 800 एम्पियर। ठीक है, कितनी करंट फ्लो करा दे। पर इसमें से 2 एम्पियर तो फ्लो कर रही थी ऑलरेडी, और बाकी जो 798 एम्पियर जो एक्स्ट्रा हमें फ्लो कराना पड़ रहा है, वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए फ्लो कराना पड़ रहा है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट होती है जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है। तो 2 एम्पियर तो पहले से फ्लो कर रहा था, और ये जो 800 एम्पियर में से 2 पहले से फ्लो कर रहा था, जो एक्स्ट्रा हमें 798 फ्लो करानी पड़ रही है, वो इसलिए है ताकि हम मटेरियल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट है, एक्स्ट्रा करंट, जिसको अगर आप फ्लो कराएंगे तो मटेरियल रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो वैल्यू फिर मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाती है। समझ पाए आप? यस सर। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए बच्चों, 3 फेमस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, वही हमको डिस्कशन करने हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी कहीं पढ़ा है और आपको जानकारी है तो बताइएगा, है ना। कुछ भी डिस्कशन अलग नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, बस एक तरह से रिवीजन होगा। बच्चों पढ़ा है आप लोगों ने इससे पहले टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल? कौन कौन से टाइप, मतलब जैसे डायमैग्नेटिक पढ़ा है क्या बच्चों आप लोगों ने? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। सर अभी इनऑर्गेनिक नहीं हुई है ना, तो अच्छा, इनऑर्गेनिक नहीं हुई है, ओके। तो 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डाया, पैरा और फेरो। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है और कैसे बनते हैं ये मटेरियल, देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बच्चे होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं विच डिसलाइक मैग्नेटिक फील्ड। इनको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, है ना। डी फॉर डायमैग्नेटिक, डी फॉर डिसलाइक, डिसलाइक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डिसलाइक मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज कर देंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खुद ब खुद मूव कर जाएंगे। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना? बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, एब्सोल्युटली। स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से डिसलाइक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और आपने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मान लीजिए इस तरह से आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने इसके बीच में एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके बीच में आपने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखिए रिजल्टेंट फील्ड कैसी हो जाएंगी डायमैग्नेटिक मटेरियल रखने के बाद। जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएंगी डायमैग्नेटिक मटेरियल रखने के बाद, वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन डायमैग्नेटिक मटेरियल घट जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि 2 टाइप के मटेरियल होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, कुछ मटेरियल होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर बढ़ा देंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगे जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे। तो अगर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे तो बच्चों इसकी ससेप्टिबिलिटी के बारे में क्या कहते हो आप लोग? डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी? और नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव सर। ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होगी, और रिलेटिव परमिबिलिटी
ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होगी Less और than रिलेटिव one. परमिबिलिटी एक से बड़ी, एक से Less than छोटी one या होगी एक के sir. बराबर, Less than 1 sir. एक से छोटी है ना, लेस देन 1, ठीक है। और इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 होगी, रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन 1 होगी, और ससेप्टिबिलिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगी। अब इसकी वजह क्या है सर, ऐसा क्यों होता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो ऐसा क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को घटा देता है, ऐसा क्या होता है कि ससेप्टिबिलिटी निगेटिव है, रिलेटिविटी लेस देन 1 है ना, इसका रीजन क्या है? तो देखिए बच्चों, क्या होता है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक मोमेंट्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का कारण है इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं बाहर से, तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है। मतलब आप जैसे ऐसे लगाएंगे, अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए तो कैंसिल्ड है ना, एज अ होल कुछ भी नहीं है, पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में असाइन हो जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं, और नेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटेरियल घट जाती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। तो ये होगी बच्चों डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज। कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल मैं आपको बोल देता हूं, लिख लीजिए, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन। मैं यहां पे लिख देता हूं, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के। बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने है। बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर आगे बढ़े। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट्स कुछ बच जाते हैं, तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो बचे हुए मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो खुद को भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। तो अगर आप इस मटेरियल को, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दिखेंगी आपको। यानी विद इन मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटेरियल, इसको मैं बी नेट लिख देता हूं, तो बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटेरियल ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बताएंगे क्या, ससेप्टिबिलिटी कितनी लिखनी चाहिए और रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी लिखनी चाहिए, ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी, रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से बड़ी होगी। और बच्चों ये लाइक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं इसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये मूव कर जाता है वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। ससेप्टिबिलिटी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी घटेगी। रीजन क्या होगा सर, टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी क्यों घटेगी? तो रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, है ना, आप ऐसा सोच सकते हैं कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने एटम्स के पास एनर्जी बढ़ेगी, उतनी रैंडमनेस बढ़ेगी। तो पहले मान लीजिए कम टेम्परेचर पे 100 मैग्नेटिक मोमेंट्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइन कर रहे थे, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, रैंडमनेस बढ़ दिया, अब 100 में से हो सकता है 90 ही करें या 70 ही करें। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रैंडमनेस बढ़ेगी, ससेप्टिबिलिटी घटेगी, उतना वीक रेस्पॉन्स शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ।
इसके भी कुछ एग्जांपल्स बच्चों मैं आपको बता देता हूं। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, बच्चों नाइट्रोजन इसमें और लिख लीजिएगा, ये एसटीपी पे और ये एसटीपी पे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का मेजर चंक यही है, तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थोड़ा सा आप लोग बताएंगे बच्चों, इसमें फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास कर जाएंगी। ओके। तो जब आप फेरोमैग्नेट्स को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। वेरी हाईली डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा, ठीक है, विद इन मटेरियल। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर बाहर कुछ भी है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो साई जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी और म्यू आर भी बहुत ज्यादा 1 से बड़ा होगा, है ना। साई भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी और म्यू आर भी बहुत ज्यादा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे हमने पिछला सवाल किया था उसमें रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 400 थी, है ना, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और बच्चों स्ट्रांगली मतलब जैसे ये वीकर से स्ट्रॉन्गर जाता है, ये बिल्कुल वीक से वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, ठीक है, ओके। टेम्परेचर के साथ बच्चों इसका ससेप्टेबिलिटी का क्या रिलेशन रहता है? तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो एक टेम्परेचर आएगा जिसपे ये फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो एक टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है एक टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। और अगर आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टेबिलिटी घटता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, वैसे ही फिर बिहेव करेगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो गया पैरामैग्नेटिक में, तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग टेम्परेचर के साथ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया क्यूरीज टेम्परेचर। तो इसके पीछे बच्चों जब तक कन्वर्ट नहीं होगा वो फेरोमैग्नेटिक ही है, ठीक है। कन्वर्जन होगा तो फेरो से फिर ये पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा क्यूरीज टेम्परेचर पे, और एक बार पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया तो उसके बाद जैसा इसका बिहेवियर होता है, ससेप्टेबिलिटी घटती जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो वही इसका भी होगा, तो ये क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेव करने का इतना स्ट्रांगली टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड? बच्चों कोई कारण किसी को पता हो कि फेरोमैग्नेट इतना क्यों स्ट्रांगली बिहेव करते हैं, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इतना क्या स्ट्रांग रेस्पॉन्स देने का कारण होता है, किसी को पता है क्या? ठीक, तो बच्चों देखिए इसका जो कारण है ना वो होता है डोमेन की प्रेजेंस। जैसे कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे उसमें डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, रैंडम अरेंजमेंट होता है सर डोमेन्स का, इसमें डोमेन्स का रैंडम अरेंजमेंट होता है, ठीक है बच्चों। डोमेन्स मिलते हैं सर, अब ये डोमेन्स क्या है? देखिए जैसे डायमैग्नेटिक की तो बात ही खत्म हो गई क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। और फिर जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उनमें से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट चले जाते हैं, तो ये तो घटा ही देता है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक काफी हद तक सिमिलर है। पैरा में क्या होता है कि कैंसिल नहीं हो पाते, तो जब मैग्नेटिक फील्ड आप लगाते हैं तो इसके अंदर के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो खुद को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। अब फेरोमैग्नेट की कहानी थोड़ा अलग है। अगर आप फील्ड नहीं लगाएंगे तो इनमें डोमेन्स होते हैं,
डोमेन्स का क्या मतलब है, जैसे ये डोमेन है तो इसके जितने भी एटम्स हैं सबका मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जैसे ये डोमेन है तो इसके सारे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इस डोमेन के सारे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इसके मान लीजिए सारे डायरेक्शन इधर है और इसके सारे डायरेक्शन इधर। तो इसमें देखिए हर एक एटम रैंडमली ओरिएंटेड है। इसमें क्या है कि सेक्शन है जो कि एक डायरेक्शन में ऑलरेडी अरेंज्ड है। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है, तो ये डोमेन्स अरेंज कर लेते हैं खुद को, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे ये लार्ज चंक है वो एक ही तरह से अलाइंड है, ठीक है, ये लार्ज चंक है वो इसी तरह से अलाइंड है, तो ये सारे के सारे एक साथ इस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। तो पैरामैग्नेटिक के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा ऑलरेडी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन। डोमेन तो मान लीजिए वो वॉल्यूम है जहां के सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ऑलरेडी अलाइंड है, तो इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा अच्छे से अरेंज है, ज्यादा अच्छे से अरेंज है। तो आप बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो सारे के सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। बाकी बच्चों सारा डिस्कशन आपके सामने है, नोट कर लीजिए, कोई चीज आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों आयरन, कोबाल्ट, निकल। सर डीपीपी का क्वेश्चन पूछना है एक। ओके सर हाँ सर वो अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा डिलीटेड है। हाँ हाँ, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना है। हिस्ट्रेसिस लूप भी सर। क्या क्या? हिस्ट्रेसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप भी नहीं पढ़ना है। यस सर। हिस्टेरिसिस लूप भी नहीं पढ़ना है बच्चों, ये सब लिख लीजिए और अगली हेडिंग मुझे याद दिलाइएगा अगली क्लास में सुपर कंडक्टर्स पढ़ने, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर ये हेडिंग डालिए बच्चों, आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना, नहीं याद दिलाएंगे तो ये रह जाएगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है सुपर कंडक्टर। सर हाँ क्वेश्चन था सर, सर इसमें मतलब टेंजेंट लॉ का सर एक क्वेश्चन आ रहा है सर, उसमें किसका? टेंजेंट लॉ का सर उसमें दिखा रहा था। टेंजेंट क्लॉक? यस सर। टेंजेंट क्लॉक मतलब वो मैग्नेट से रिलेटेड है क्या? क्या है वो टेंजेंट? सर ये दिया है सर, उसमें एक्सप्रेशन लिखना था सर उसका, मतलब इसी चैप्टर का है। इसी चैप्टर का मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है? यस सर। देखिए पहले बहुत सारी चीजें होती थी, है ना, कुछ मीटर टेंजेंट, मुझे भी अभी दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ मीटर्स वीटर्स ऐसे होते थे, अभी वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो जितना मैंने पढ़ाया है वो आपका अपडेटेड सिलेबस है, आप उसी के आधार पर तैयारी रखिए। कोई भी चीज जो मैंने नहीं कवर की आप मुझसे पूछ लीजिए, पर वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पीवाईक्यू में दिया हुआ था सर। पीवाईक्यू में वो पहले था, काफी चीजें अभी हट गई हैं तो आप उसको मत करिए। फिर भी बहुत सारी चीजें थी जो पिछले कई साल में थी, अब हटा दी गई हैं, तो जो मैंने नहीं पढ़ाया वो अपडेटेड है, तो आप उसी को फॉलो करिए, है ना। ठीक है सर, ठीक। क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ बोलिए सर अभी एआईटीएस में पूरा आएगा ना, शुरू से लेकर अब तक का? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से लेकर पूरा अब तक आएगा। ओके सर। बोलिए बोलिए, सवाल बोलिए। क्वेश्चन दे रखा है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जे कैप एग्जिस्ट इन स्पेस, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is projected towards negative x axis with speed v from a point d, 0, 0. 0,0,0 है ना? नहीं सर, d, 0, 0. d, 0,0, ओके। The maximum value of v for which the particle does not hit the yz plane is? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा वाईजेड प्लेन को हिट ना करे, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगेगा तो आप v क्रॉस p से चेक कर लो, तो राइट हैंड की तरफ फिंगर्स रखो और पाम ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब चूंकि चार्ज नेगेटिव है तो बाहर की तरफ फोर्स लगना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आप फेंकोगे इस चार्ज पार्टिकल को इधर, ठीक है, जैसे आप फेंकोगे d, 0,0 से, तो ये जाएगा, ये प्लेन है मान लीजिए ना, आपने यहां से फेंका है तो ये ऐसा करके बाहर जाएगा, ठीक है, ऐसा करके रिवर्स हो जाएगा। तो उन्होंने क्या पूछा आपसे, मिनिमम या मैक्सिमम, क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट वो वाईजेड प्लेन को हिट ना करे। तो जो आपका रेडियस है r बराबर mv/qb, तो रेडियस को आप d के बराबर कर दो, ठीक है।
अगर इतने रेडियस का पाथ वो फॉलो कर ले, जैसे आपने इधर फेंका, ये प्लेन है, अगर ये ऐसे करके चला जाए, ठीक है, ऐसे करके चला जाए तो जस्ट बच जाएगा, है ना। तो जो d का वैल्यू है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए, है ना। तो d का वैल्यू Okay, sir. रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप देखो जरा, mb बाय qb, तो v का वैल्यू आ जाएगा d qb डिवाइडेड बाय m, ये Yes, आना sir, चाहिए। यही। और सर एक और क्वेश्चन है उसमें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में लगा रखे हैं, ओके। तो वैसे क्वेश्चन करें कि नहीं? देखिए है तो नहीं बच्चों आपके सिलेबस में, मैं फिर भी क्या करूंगा, एक दो सवाल अगली क्लास में एज अ प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, तो आप उसको कर लीजिएगा। बाकी उन सवालों को करने का देखिए तरीका ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचिए और दोनों के फोर्सेस, तो उसमें जो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो मैं आपको कल करा दूंगा एक दो सवाल, तो आपको थोड़ा सा आइडिया, बाकी करने नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।